हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम बिहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 2 विंड को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। विंड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? जो हवा है वो बहुत तेज बहती है और बहुत सारा नुकसान करती है। हम उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है एंड ये पर्टिकुलर बिफोर यू रीड सेक्शन आप कह सकते हैं ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है इस पोएम के बारे में। एंड ये आपको बोल रहा है क्या हम दोस्ती कर सकते हैं विंड से। मतलब यहाँ पे विंड को एज अ पर्सन डिनोट किया जा रहा है एंड हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पोएम में भी पोएट विंड को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा है। एंड इस तरह की जो चीज होती है या आप कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस जिसमें आप एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हम उनको बोलते हैं जिनमें जान नहीं होती है, जो लिविंग बीइंग नहीं है। जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को आप एज ए ह्यूमन बीइंग डिनोट करते हो, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हो, तो आप उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसे एक पर्सनालिटी दे रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड ये एक पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पोएम में भी विंड को पर्सोनिफाई किया गया है एंड उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बताया गया है। एंड काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर वे में पर्सोनिफाई करके उसको किसी और चीज के लिए सिंबलाइज किया गया है। हम जब पोएम पढ़ेंगे तो आप समझेंगे उसको क्या, कि यहाँ पे किस टाइप की सिंबोलिज्म है। लेट्स रीड द पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट विंड से बातें कर रहा है एंड विंड को, हवा को बोल रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज जो खिड़कियों की शटर है उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स है उनको मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे रखी हुई जो बुक्स हैं उनको नीचे मत फेंक के गिराओ। इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड को कि वो जो डिस्ट्रक्शन करता है, इस तरह के डिस्ट्रक्शंस वो ना करे, धीमे से आए, क्योंकि अगर वो बहुत तेजी से आएगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी। देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको गिरा दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। टोर जो वर्ड है दैट इज पास्ट ऑफ टेयर, मतलब फाड़ना। यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुमने वापस बारिश ला दी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम वीकलिंग्स जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत माहिर हो। यू आर वेरी क्लेवर यानी बहुत माहिर हो या बहुत शातिर हो, जो भी कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में। पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना। नाउ अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट स्टैंजा में काइंड ऑफ पोएट विंड को बहुत रिक्वेस्ट वाले वे में बोल रहे हैं कि आराम से आओ, धीमे से आओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। एंड इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि पहले स्टैंजा में इस तरह से डोंट को रिपीट भी किया गया था। एंड ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम एनाफोरा बोलते हैं, जिसमें एक ही वर्ड को मल्टीपल लाइंस में यूज किया जाता है या तो सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। एंड इससे एक इफेक्ट आता है। आप किसी चीज को स्ट्रेस करना चाहते हैं तो भी आप एनाफोरा का यूज करते हैं। यहाँ पे वो डोंट शब्द का इस्तेमाल करके ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज ये सब ना करो। एंड काइंड ऑफ एक तरह की रिक्वेस्ट वाली टोन है यहाँ पे। इट इज नॉट लाइक कि आप ऑर्डर कर रहे हो विंड को, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, एज अ फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये सब चीजें ना करो क्योंकि मेरा बहुत नुकसान होता है। बट नाउ जब विंड आ गई एंड उसने तबाही मचा दी तो काइंड ऑफ अक्यूज कर रहा है पोएट कि देखो तुमने ये क्या किया। ये एक्यूजेटरी टोन है यहाँ पे इस स्टैंजा में, क्योंकि उसने, विंड ने उसकी बात नहीं सुनी एंड उसने ये सब डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो ये अब अक्यूज कर रहा है, उसे दोष दे रहा है कि देखो तुमने ये सब कर दिया। और फिर लास्ट में लाचारी से क्या बोल रहा है कि तुम बहुत शातिर हो, माहिर हो, जो भी कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Frail यानी कमजोर, weak या fragile, जो आसानी से टूट जाए उसको फ्रेल बोलते हैं, कमजोर।
एंड क्रम्बलिंग का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज फॉलिंग अपार्ट, जो टूट रही हो, टूटने वाली स्थिति में हो या ढह रही हो, ढहती हुई, उसको हम क्रम्बलिंग बोलते हैं। सो कमज़ोर, ढहती हुई घरें, ढहती हुई दीवारें, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। सो पोएट बोल रहे हैं कि जो घर हैं, जो दीवारें हैं, जो राफ्टर्स हैं, जो वुड हैं, जो बॉडीज़ हैं, अब ये ह्यूमन पे आ गए हैं, जो शरीरें हैं, जो जिंदगियां हैं और जो दिल हैं, इन सब को विंड गॉड क्या करता है? विनो करता है एंड क्रश कर देता है। नाउ थर्ड स्टैंजा में अगेन पोएट ने थोड़ा डिफरेंटली विंड को पोर्ट्रे किया है। नाउ यहाँ पे वो डायरेक्टली विंड से बातें नहीं कर रहा है एंड इट सीम्स कि या तो वो एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है या तो अपने आप से बातें कर रहा है या हमसे डायरेक्टली बातें कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब वो विंड को कुछ भी नहीं बोल रहा है। यहाँ पे वो विंड को विंड गॉड जैसा एड्रेस कर रहा है। सो यहाँ पे पोएट अपने आप को वीक समझ रहा है, उसने डिसाइड कर लिया है कि हम वीक हैं एंड विंड को उसने गॉडलीनेस से डिनोट किया, मतलब उसे बहुत ज्यादा पावरफुल डिनोट किया है, उसे भगवान बना दिया। एंड दिस इज वेरी कॉमन, आपको पता है कि इवन हमारे कल्चर में भी हवा को भगवान का रूप माना जाता है। हनुमान को ऐसे फॉर एग्जाम्पल पवन पुत्र बोलते हैं, जो पवन है वो खुद एक भगवान है। तो पोएट ने विंड को गॉड बोला है और विंड गॉड क्या कर रहे हैं? विनो कर रहे हैं। एंड विनो क्या होती है? विनो का मतलब होता है फटकना, या यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग होता है कि सेपरेट करना, बट विनो जो वर्ड है वो इस तरह से, जब आप धान को फटकते हैं, आपने देखा होगा गाँव में जब भी धान होती, जो भी ग्रेन्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फुसके होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं वो हल्के होते हैं कंपेयर टू फॉर एग्जाम्पल गेहूँ हो गया। तो उनको अलग करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको सूपे से फटकाते हैं और हवा की डायरेक्शन में, या तो खुद हवा या तो फैन के ज़रिए या तो मैनुअल फैन के ज़रिए उसको अलग करते। तो जैसी हवा आती है वो उसको सेपरेट करके निकाल देती है, तो जो भी फुसके होते हैं धान में वो उसे उड़ा के ले जाती है, अलग कर देती है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो विंड गॉड है, जो ये हवा है, जो भगवान जैसा है, वो क्या करता है, इन क्रम्बलिंग चीज़ों को, ये ढहती हुई चीज़ों को, जैसे धान से फुसकों को उड़ा ले जाती है वैसे इनको उड़ा ले जाता है और फिर इनको क्रश कर देता है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रश का यहाँ मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करना। सो पहले उनको अलग कर देता है, विनो कर देते हैं एंड फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, पहले वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं, डोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन फिर वो बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर वो जिंदगी पे आ गए, फिर वो दिल पे आ गए, हार्ट पे आ गए। बिकॉज आपने देखा होगा कि अगर विंड एकदम डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ले ले तो वो साइक्लोन के फॉर्म में आ सकती है, वो हरिकेन के फॉर्म में आ सकती हैं एंड इतनी ज़्यादा तबाही मचा सकती है, बहुत लोगों की जानें जाती हैं इसमें एंड बहुत सारे लोगों का लाइफ भी अपटर्न हो जाता है। इतनी तबाही हो जाती है उनकी कि उनका जो ज़िंदगी था पूरी तरह से चेंज हो जाता है, किसी के घर नहीं रहते हैं, किसी के खुद के पेरेंट्स चले जाते हैं। सो वो जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है, वो दिलों को बर्बाद कर सकता है, मतलब उनके इमोशंस के साथ खेल सकता है इस तरह से लॉसेस दे के उनको। सो इन सबको वो जो भी कमज़ोर होते हैं उनको अलग करता है एंड उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। He won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. Now इस स्टैंजा में पोएट डायरेक्टली हमसे बातें कर रहा है, हमें कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? He won't do what you tell him. सो विंड वो नहीं करेगा जो हम उसको बोलेंगे, तो हमारी बात नहीं मानेगा। सो इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि वी कैन नॉट कंट्रोल विंड, उसमें कंट्रोल हम नहीं कर सकते, हमारी कंट्रोल में नहीं है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सो इसका सोल्यूशन क्या है? जो विंड है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे कंट्रोल करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बनाना चाहिए। हमारे जो घर हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि इवन दो वो आए भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तो उसे उखाड़ ना पाए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। सो उन दीवारों को हम फर्मली यानी अच्छे से सिक्योर करके जॉइंट करते हैं, मतलब उसे लगाते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर, पिछले वाले स्टैंजा में क्या बोला उन्होंने कि ऐसे चीज़ों को वो विनो करता है, सेपरेट करता है जो कि क्रम्बलिंग है। सो जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, ऑलरेडी ढहते हुए स्थिति में हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन क्या है?
हम अपने घरों को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने डोर्स को बहुत फर्मली उसको जॉइंट करके रखेंगे, अपनी बॉडी को फर्म बनाएंगे। तो जो कमज़ोर लोग हैं उनको वो उड़ा के ले जाता है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को फर्म बनाएंगे तो हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट यानी फर्म, फर्म एंड डिटरमिन्ड, दृढ़ जिनको बोलते हैं। सो हमें अपने दिलों को कैसा बनाना है? फर्म बनाना है, दृढ़ बनाना है। डू दिस, ये करिए, एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हवा है हमारी दोस्त बन जाएंगी। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से डायरेक्टली पोएट हमसे बातें कर रहे हैं एंड यहाँ पे सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? वो कि उन्होंने विंड को सिंबलाइज किया है ऐसे सर्कमस्टांसेस से लाइफ के कि जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे, किसी ने भी नहीं अज्यूम किया था कि कोविड-19 जो है आएगा वर्ल्ड में, एंड कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। और ऐसे टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ जो हमें न्यूज़ में समझ में आ रही है वो क्या है कि इस चीज़ से बचने का सबसे ज़्यादा तरीका क्या है? फर्स्ट, कि अब हमें जो है अपने हैबिट्स को सुधारनी है, एंड सेकेंडली हमें अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर करना है। सो समथिंग लाइक कि प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। सो हमें अपने हार्ट को फर्म बनाना है। इस सिचुएशन में भी हमें इतना दृढ़ निश्चय ले लेना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जो भी हम बाहर से सामान ले रहे हैं उन्हें सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, एंड ये कोशिश करनी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको ना फैलाएं, एंड हमें बॉडी को फर्म करना है, मतलब बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अगर हमें गलती से ये कोरोना वायरस लग भी जाए तो भी हम इसे सरवाइव कर पाए। विंड को एज अ सिंबलाइज किया गया है लाइफ के ऐसे सर्कमस्टांसेस से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो लाइफ में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। सो इससे अच्छा कि हम लाइफ में आने वाले सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हमारे पास आए, जो भी चैलेंजेस लाइफ में आए, हम उन्हें फेस कर सकें, ताकि वो जो है हमें विनो करके क्रश ना कर सकें, ताकि हमें वो ऐसे सेपरेट आउट करके हमें डिस्ट्रॉय ना कर सकें। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। जो विंड है, जो हवा है, वो कमजोर आग को क्या करता है? बुझा देता है। ब्लोज आउट यानी बुझा देना। सो कमजोर जो आग होती है उसको बुझा देता है, लेकिन जो बड़ी सी आग होती है, जो शक्तिशाली आग होती है, यानी बहुत बड़ी बड़ी फ्लेम्स वाली जो फायर होती है, उनको क्या करता है? उनको सपोर्ट करता है, उनको रोर एंड फ्लरिश मतलब उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और उनको फ्लरिश होने देता है, उनको रेप्लेनिश करता है। सो इट मेक्स देम इवन स्ट्रॉन्गर, एंड हिज फ्रेंडशिप इज गुड। एंड पोएट वापस क्या बोल रहा है? उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। नाउ उसकी फ्रेंडशिप अच्छी कब है? इसका प्रिकर्सर क्या है? कि आप खुद स्ट्रांग हो। सो अनलेस एंड अनटिल आप स्ट्रांग हैं, उसकी फ्रेंडशिप आपको काम नहीं आएगी, वो आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा। आपको उसकी फ्रेंडशिप तभी मिलेगी जब आप खुद स्ट्रांग होंगे, एंड तब उसकी फ्रेंडशिप जो है काफ़ी अच्छी होगी आपके लिए, बिकॉज इट विल मेक यू रोर एंड फ्लरिश। वो आपको सपोर्ट करेगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसका गुणगान, उसका प्रेज जो है रोज करते हैं। नाउ अगर हम उस सिंबॉलिज्म को वापस यहाँ पे लाएं कि लाइफ के उन सर्कमस्टांसेस को, उन चैलेंजेस को अगर हम विंड बोले यहाँ पे, तो वो हमारे लिए अच्छे क्यों हैं? उनकी फ्रेंडशिप, ये जो चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, उसकी फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी क्यों है? क्योंकि वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं वो हमें खुद को चैलेंज करते हैं, ताकि हम उन्हें बीट करें और प्रैक्टिस कर करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग बने। सो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर आपके कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम नहीं होते स्कूल में भी, तो आप शायद उस डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई नहीं करते। जस्ट बिकॉज आपके पास टेस्ट हैं तो आप पढ़ते हैं, एंड वो टेस्ट जब आपको चैलेंज देते हैं तो आप उस सब्जेक्ट की नॉलेज ले पाते हैं। तब आपको क्लियर भी होता है कि आपको नॉलेज मिली है कि नहीं। एंड इन केस अगर आप उस टेस्ट को पास नहीं भी कर पाते हैं, देन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे से गलती हुई है, मैं और पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, एंड फिर आपकी नॉलेज बढ़ती है, एंड देन फिर आप उस चैलेंज को लेते हैं, एंड आप अगर अव्वल नंबर लाते हैं तो आपको खुद से फील हो जाता है कि आपकी जो है नॉलेज बढ़ी है। सो आपको पहले उस टेस्ट ने हराया,
आप उसमें फेल हुए, लेकिन बाद में उसने कंपेल किया कि आप वापस पढ़ें और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़े, सो आपको उस टेस्ट ने स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो इस तरह से इज़ द सेम थिंग। अगर आप वीक रहेंगे, दैट मीन्स अगर आप हार मान गए, ऐसे लोग भी होते हैं जो टेस्ट में फेल हो गए और हार मान जाते हैं कि अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है, मैं फेल हो गया। बहुत लोग 2 बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानते, बहुत लोग 10 बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानते। तो ऐसे लोग जो हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इंटरनली, अंदर से। एंड उनको ये जो चैलेंजेस हैं, लाइफ के चैलेंजेस, और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते जाते हैं, बिकॉज बाद में आने वाले और भी चैलेंजेस के लिए वो रेडी होते हैं। इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। ये एक तमिल पोएट थे एंड इसकी ये जो पोएम है इसको ट्रांसलेट किया A.K. रामानुजन ने इनटू इंग्लिश। तो ओरिजिनली ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी एंड ये जो आपके वर्जन, ये जो इंग्लिश वर्जन आपके टेक्स्ट बुक में, इसको ट्रांसलेट किया A.K. रामानुजन ने। सुब्रमण्य भारती 1882 में पैदा हुए, 1921 तक जिए वो। एंड ही वॉज अ ग्रेट तमिल पोएट, बहुत ही जाने माने तमिल के पोएट थे। एंड वो क्या चीज़ के लिए फेमस थे? अपनी पेट्रियोटिज्म के लिए इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ऑब्वियसली वो 1921 तक थे, सो इंडिपेंडेंस से पहले थे। एंड अपनी पेट्रियोटिज्म के लिए जाने जाते थे, देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। एंड जिन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया A.K. रामानुजन, वो एक कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट है एंड वो जाने माने ट्रांसलेटर हैं। बेसिकली जो भी क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री है उनके जाने माने ट्रांसलेटर हैं वो। एंड इसीलिए उन्होंने इतनी अच्छी पोएम को ट्रांसलेट भी किया है। एंड इनफैक्ट अगर आप ट्रांसलेशन को कम समझते हैं, सो डोंट थिंक दैट, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी भी पोएम को ट्रांसलेट करना इज़ नॉट ईजी, इतना आसान काम नहीं है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर लिटरेरी डिवाइसेस जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड देर आर थिंग्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में डोंट 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 शब्द का इस्तेमाल किया, तो उनको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि तमिल में क्या स्ट्रक्चर है पोएम की एंड क्या इफेक्ट आ रहा है तमिल में उस पर्टिकुलर पोएम का। एंड देन उन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश में ढूंढना ताकि वो सेम इफेक्ट दें। एंड देन उन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना जो ओरिजिनली पोएट ने, सुब्रमण्य भारती ने यूज़ किया होगा तमिल में, सो दैट सेम इफेक्ट इंग्लिश में आए। सो जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप डाइल्यूट कर देंगे पोएम को, उसकी इफेक्ट को। सो हमेशा एक ये खतरा रहता है। बट ये जाने माने ट्रांसलेटर हैं पोएट्स के, खुद भी एक पोएट हैं, सो ऑब्वियसली उनको इसकी सेंसिटिविटी पता होगी लिटरेरी डिवाइसेस की। सो उन्होंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से किया है फ्रॉम तमिल टू इंग्लिश। चलिए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा? सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विंड फर्स्ट स्टैंजा में करती हैं? नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये लगा कि स्टैंजा इस पोएम में है क्या, बिकॉज इन एनी वे इस पर्टिकुलर पोएम में सिर्फ लाइंस दी गई हैं, ना कोई स्पेस है ताकि आप समझ पाओ कि ये फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा है। बट ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने डिवाइड किया है पोएम को बाय टोन, किस तरह का पोएट टोन ले रहे हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा का जो टोन था वो रिक्वेस्ट वाला था, सेकंड स्टैंजा का जो टोन है वो एक्यूजेशन वाला है। सो इस तरह से हमने टोन बाय टोन स्टैंजास को डिफ्रेंशिएट किया है। सो फर्स्ट स्टैंजा वो है जिसमें वो रिक्वेस्ट फॉर्म में विंड से बातें कर रहे हैं और उसमें वो क्या बोल रहे हैं, विंड क्या क्या करता है। इट ब्रेक्स द शटर्स, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। सो ये 3 चीज़ें वो करता है जिसके लिए वो मना कर रहा है। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। सो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किसी को ग्रेन को विनो करते हुए देखा है, मतलब धान को फटकते हुए देखा है, और इन एट होम घर पे, या पैडी फील्ड में? पैडी फील्ड यानी राइस फील्ड। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। सो मैंने आपको इसे बताया, हिंदी में इसको धान फटकना बोलते हैं। धान का मतलब होता है ग्रेन, एंड फटकना, ये जो विनोइंग का प्रोसेस है उसको फटकना बोलते हैं। बहुत लोग पिछोड़ना भी बोलते हैं, धान पिछोड़ना। अलग अलग लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं एंड डेफिनेटली इसके नाम होंगे बिकॉज ये बहुत ही बेसिक पार्ट है ऑफ एग्रीकल्चर। बिकॉज जब जहाँ पे भी धान उगाई जाती है उसमें ये जिसको बोलते हैं हस्क या चाफ बोला जाता है इनको, चाफ को सेपरेट करना पड़ता है ग्रेन से। एंड ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, स्पेशली इंडिया में तो हर जगह ये यूज़ होती है। बहुत समय ये किया जाता है कि यहाँ पे एक फ़ैन लगाया जाता है, बड़ा सा एक फ़ैन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। एंड
फ़ैन चलाया जाता है तो ये जो फ़ैन की हवा है इससे जो भी हल्के शाफ्ट होते हैं जिनको हम फुसके बोलते हैं वो जो है यहाँ से उड़ जाते हैं, क्योंकि धान भारी होती है वो उड़ नहीं पाती फ़ैन की हवा से, वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे जो भी कलेक्ट होता है वो आपका क्लीन्ड ग्रेन होता है एंड जो भी उड़ जाता है वो शाफ्ट जो है विनो हो जाता है। एंड यहाँ पे आपने पूछा जा रहा है कि लोग क्या यूज़ करते हैं विनोइंग के लिए। सो जैसे मैंने बोला कि विनोइंग के लिए विनोइंग फ़ैन यूज़ होता है एंड ये जो चीज़ है जिसमें धान को रखा जाता है एंड गिराया जाता है इसको आप सूपा भी बोलते हैं। सूपा मे बी आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाए, लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके, बट हिंदी में इसको सूपा बोला जाता है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि घर में जब भी धान फटका जाता है तो उसको हाथ में ऐसे पकड़ के फटकते हैं, क्योंकि घर में फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा धान होती नहीं है एंड ये क्विक होता है, आप इसमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे सूपा में लेके उसको तेज़ तेज़ हवा में उड़ाया जाता है एंड जो भी हल्के शाफ्ट होते हैं वो तुरंत सेपरेट हो जाते हैं, हम उनको फूंक मार के हटा देते हो। What does the poet say the wind god winnows? So poet क्या कहते हैं wind god किसको विनो करते हैं? The poet says the wind god winnows the frail crumbling houses, doors, woods, rafters, hearts and lives. It winnows the weak. So basically वो कहना चाह रहे हैं कि it winnows the weak. वो जो भी weak हैं, जो भी कमज़ोर हैं उनको separate कर लेते हैं। What should we do to make friends with the wind? So wind से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We should get stronger, build stronger homes and doors to befriend the wind. So हमें strong बनना पड़ेगा, strong houses बनाने पड़ेंगे, doors बनाने पड़ेंगे उससे दोस्ती करने के लिए। What do the last 4 lines of the poem mean to you? Now last 4 lines of the poem क्या थी? Last 4 lines of the poem ये थी that wind blows out the weak fires, it makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. So उन लाइन्स में क्या बोला जा रहा है? It means that adversities in life challenge us all the time. So जो भी adversities आती हैं, जो भी challenges आती हैं हमारी लाइफ में वो हमें challenge करती हैं। We need to be strong and face them with bravery. हमें strong होना पड़ेगा ताकि हम उन्हें फेस कर सके, झेल सके ब्रेवरी के साथ, साहस के साथ। ओनली देन वी कैन फ्लरिश एंड बिकम इवन मोर स्ट्रोंगर। एंड इसी तरह से हम फ्लरिश कर सकते हैं, प्रॉस्पर कर सकते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर बन सकते हैं, बिकम इवन स्ट्रोंगर। देयर इज़ अ पॉपुलर फ्रेज, वॉट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी आपदा जो आपको मारती नहीं है, विच डजंट किल यू, डिस्ट्रॉय यू, वो आपको स्ट्रांग ही बनाएगी। सो अगर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है आपकी लाइफ में, अगर उसने आपको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, सो एट द एंड ऑफ इट अगर आप उसको झेल लेंगे तो वो आपको स्ट्रांग बना के ही जाएगी। तो एक पॉजिटिव आउटलुक है चीज़ों को देखने का कि अगर आपने कोई भी मुश्किल समय झेला है एंड अगर आप सर्वाइव कर चुके हैं उसको, पूरी कोशिश कीजिए उसको सर्वाइव करने की, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाएगी तो यू विल कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो जब आपके पास आपत्ति आई थी उस समय के जो पर्सन आप थे एंड उसके जाने के बाद जो आप पर्सन बने हैं, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, विच इज़ एप्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जो लाइन है बहुत ही एप्ट है, बहुत ही सही है। एप्ट यानी अप्रोप्रिएट। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव दीज चैलेंजेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं इन चैलेंजेस को सर्वाइव करने के लिए, वी एंड अप बीइंग स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, तो हम उसके अंत में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि इन चैलेंजेस को हम फेस कर सकें, ताकि इसके अंत में हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जिम की बात करें, जिम में भी ऐसा ही होता है। जिम में आपको धीरे 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 फॉर एग्जांपल वेट्स बढ़ाए जाते हैं। आप पहले 1 kg का डंबल नहीं उठा पाते थे, फिर धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि आपके लिए वो एक रेजिस्टेंस है, आपके लिए एक वो डिफ़िकल्टी है। एंड जब आप उसको उठाते जाते हैं, एक समय आता है कि आप 5 kg भी उठाने लग जाते हैं। इज़ द सेम थिंग। आप जैसे ही जो भी चैलेंजेस है उसको लेते जाएंगे, आप स्ट्रॉन्गर ही बनेंगे। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? So, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पोएट विंड से कैसे बातें कर रहे हैं, गुस्से में या मजाक में, विथ ह्यूमर यानी मजाक में। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड क्रम्बलिंग लाइफ्स। आपने कभी भी सुना होगा या देखा होगा कि कैसे जो हवाएं हैं वो जिंदगियों को तबाह कर रही है, मतलब जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रही है, हानि कर रही है। एंड आपका रिस्पॉन्स क्या है? आपका रिस्पॉन्स क्या? पोएट जैसा है।
नाउ पोएट का रिस्पॉन्स क्या था, वो बोल रहा था कि जो भी विंड है वो इन पर्टिकुलर क्रम्बलिंग लाइव्स को सेपरेट करके डिस्ट्रॉय कर देता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर, गुस्से से बातें कर रहा है. ही एक्यूजेस द विंड ऑफ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो वो एक्यूज कर रहा है विंड को, दोष दे रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हो. येस, वी हैव सीन एंड हर्ड ऑफ द विंड डिस्ट्रॉइंग लाइव्स. हाँ, हमने सुना है, देखा है डिस्ट्रॉय करते हुए लाइफ को, विंड को. एंड किस फॉर्म में करते हैं? द मोस्ट पॉपुलर वंस हमें जो पता है वो है इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स. अगर आप रिसेंट न्यूज़ की बात करें उसका एग्जांपल दे सकते हैं. रिसेंटली अम्फन जो एक साइक्लोन था, अम्फन हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अम्फन ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था ईस्टर्न पार्ट पे, स्पेशली कोलकाता साइड बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इसने. आई थिंक विंड आर सच फोर्सेज ऑफ नेचर दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ साइकिल ऑन अर्थ. नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि आपका रिस्पॉन्स पोएट जैसा है. सो यहाँ पे मैं इन अ डिफरेंट वे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विंड जो है उसको एक्यूज करके कोई मतलब नहीं निकलेगा. बिकॉज आई थिंक विंड आर सच फोर्सेज ऑफ नेचर दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ साइकिल ऑन अर्थ. क्योंकि विंड ऐसी फोर्सेज हैं नेचर की जो हमारी लाइफ साइकिल, हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल है फ्रॉम बर्थ टू डेथ अर्थ में, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर स्ट्रेंथ इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट क्लाउड्स, मिनरल्स एट्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड विंड में हमें इतनी शक्ति चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि उसी शक्ति से वो क्लाउड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ताकि डिफरेंट प्लेसेस पे जो है बारिश हो सके. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जो समुद्र होते हैं, समुद्र में जब भी इवापोरेशन होता है एंड देन उससे क्लाउड्स बनते हैं, और अगर विंड नहीं होती तो शायद क्लाउड्स वहीं फॉर्म हो जाते, फिर वहीं बरस जाते, तो सारा पानी वापस समुद्र पे चला जाता. लेकिन विंड है तो वो जो क्लाउड्स हैं उनको पूरा ट्रांसपोर्ट करती है, वो हमारे पास पहुंचती है, लैंड में आती है, एंड लैंड में आने के बाद फिर वो बरसती है. तो इस तरह से हमें पानी मिलता है, रिवर्स फॉर्म होती है. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया में से वो मिनरल्स उठा के वो दूसरे कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में जाके वो मिनरल्स देती है. सो अमेजोन फॉरेस्ट उसका एक एग्जांपल है कि अमेजोन फॉरेस्ट में जो भी मिनरल्स हैं वो एक्चुअली अफ्रीका और एशिया में से उड़ के आते हैं, इतना लंबा दूरी तय करके. एंड कैसे पॉसिबल है? ये विंड के द्वारा. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स एंड फर्टिलिटी ऑफ मैनी फॉरेस्ट. It cools the climate and we can also harness its energy to generate electricity. So हम पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं. एंड ऑब्वियसली पोएट ने भी एक तरह से बोला था कि इसकी फ्रेंडशिप अच्छी है. व्हाट इट डज इज इट कूल्स द क्लाइमेट. ये हमारे क्लाइमेट को ठंडा बनाता है. बिकॉज अगर विंड ना हो तो शायद ये हो जाए कि कुछ जगहों में रहना बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो, ठंडी हवाएं चलती है तभी वहाँ का क्लाइमेट जो है रहने लायक रहता है. एंड वी कैन ऑल्सो हार्नेस इट्स एनर्जी. हार्नेस इट्स एनर्जी यानी उसकी एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बना सके. तो आपने देखा होगा विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस बहुत ही पॉपुलर ऐसे वेज हैं जिससे हम उसकी एनर्जी को हार्नेस करते हैं. इन रिटर्न वी नीड टू better prepare ourselves to deal with the damage that stronger winds create with stronger homes and stronger structures. Now in return, क्योंकि हमें पता है कि विंड को इतनी स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके इन सब चीज़ों के लिए जो हमने डिस्क्राइब किया. अब हमें क्या करना है? हमें उसे कंट्रोल करने के बजाय, उसकी स्ट्रेंथ पे कंट्रोल करने की जगह अपने आप को बेटर प्रिपेयर करना है. कैसे प्रिपेयर करना है? हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमारे घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमारे स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो जो एनर्जी विंड में है वो हमें नुकसान ना पहुंचा. The poem you have just read is originally in the Tamil. Do you know any such poems in your language? So जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो पोएम है ये तमिल में ओरिजिनली लिखी गई है. क्या आपको ऐसी कोई पोएम अपनी लैंग्वेज में पता है? सो एक पोएम का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हैं डिफरेंट पोएम्स. एक पोएम है जो कि एक्चुअली विंड के बारे में ही है, दैट इज़ कमरे में धूप, एंड इसको लिखा है कुंवर नारायण ने. काफ़ी अच्छी पोएम है. इसमें एक बहुत ही सिंपल सा सीन है जिसमें तेज़ हवाएं चल रही हैं एंड वो घर में थोड़ा डिस्ट्रक्शन करती हैं. एंड उस पर्टिकुलर सिंपल से सिनेरियो, क्योंकि हवा आती है और कैसे घर में डिस्ट्रक्शन करती है, उसको इन द फॉर्म ऑफ पोएम लिखा गया है. एंड मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए इसे रीड कीजिए. हिंदी में ये पोएम है, काफ़ी प्यारी पोएम है एंड यू विल लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके
सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़े आपकी स्क्रीन पर। इस टेक्स्ट बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।